आज हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन पर आधारित है, जिसमें यूपीपीएससी 2025 और आरओ के 2025 के एग्जाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा है, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने सरदार पटेल पर संघ के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, कि इसका दूसरा जो है वो सही है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी और यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अधिवेशन का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश के वर्तमान के जबलपुर जिले में किया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिसमें देशी रियासतों और शेष भारत में राजनीतिक संघर्ष के एकीकरण को सुगम बनाना था। मतलब कि देशी रियासतों और बाकी भारत के राजनीतिक संघर्ष के एकीकरण को सुगम आसान बनाना था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। अगर दूसरे कथन की बात करें कि त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने सरदार पटेल और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दक्षपंथी कहा था और उन्होंने खुलेआम उन पर संघीय ढांचे के प्रश्न पर सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने संभावित केंद्रीय मंत्रियों की सूची तैयार कर ली है, इसलिए वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसी वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, जो कि ऐसा व्यक्ति समझौते के मार्ग में बाधा बन सकता है और वर्तमान में अड़चने डाल सकता है। इसलिए उन्होंने कांग्रेसियों से वामपंथी और संघ के वास्तविक विरोधी व्यक्ति के लिए वोट देने की अपील की थी। इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा सुधारों से संबंधित है? फ्लाउड आयोग, ली आयोग, साइमन आयोग और स्टेची आयोग। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ली आयोग। भारत में सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने वाणिज्यिक मामलों के लाभ के लिए की गई थी। आगे चलकर भारत में अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों की देखरेख के लिए इसे एक तंत्र के रूप में बदल दिया गया था। कंपनी आरंभ में स्थानीय राजस्व संग्रहकर्ताओं और प्रशासकों पर निर्भर थी, लेकिन समय के साथ इसने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने विस्तारित क्षेत्रों वाणिज्यिक हितों के संचालन के लिए सिविल सेवा विकसित की। अगर सिविल सेवा की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कार्नवालिस का था। कार्नवालिस का जो भारत में कार्यकाल है वो 1786 से लेकर 1793 तक रहा है। इसने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की। इसीलिए कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। कार्नवालिस ने सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि की, निजी व्यापार के विरुद्ध नियम बनाए, उपहारों और रिश्वतों पर रोक लगाई और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था की।
वेलेजली की भूमिका जो थी, वेलेजली भी 1798 से 1805 तक भारत में रहा। इसने नवनियुक्त सिविल सेवकों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को अस्वीकृत कर दिया गया और 1806 में इसे बंद कर दिया गया। इसकी जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज ने ले ली। अगर चार्टर अधिनियम 1853 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। भारतीयों को आरंभ में उच्च पदों से वंचित रखा गया क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि भारतीय अक्षम और अविश्वसनीय है और अंग्रेज उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं। अगर 1861 का एक भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आया जिसमें कुछ पदों को संविदा आधारित सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किया गया था। इंग्लैंड में शास्त्रीय शिक्षा के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को समय के साथ कम कर दिया गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। और अगर वैधानिक सिविल सेवा की बात करें तो इस व्यवस्था को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसके तहत उच्च कुल के भारतीय परिवारों के लिए पदों का छठा हिस्सा आरक्षित किया गया। यह व्यवस्था विफल रही, आगे चलकर इसे समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस की भी जब कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में तो कांग्रेस ने ही मांग की कि भर्ती के लिए आयु सीमा को कम किया जाए और भारत और ब्रिटेन में 7 साल की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। और फिर जो एचिसन आयोग था, एचिसन आयोग जो 1886 में बना, उसने मांग की, उसने सिफारिशें की कि अनुबंधित और अअनुबंधित शब्दों को हटा दिया जाए, सेवाओं को इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में विभाजित किया जाए और भर्ती की आयु की सीमा 23 वर्ष से 23 वर्ष कर दी जाए। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव में भारत और ब्रिटेन में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षाएं आयोजित किए जाने का समर्थन किया गया, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। 1919 के मॉन्टफोर्ट सुधार में इसके तहत लोक सेवाओं में भारतीयों को नियोजित करने का समर्थन किया गया और भारत और इंग्लैंड में 7 परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। 1/3 भर्तियां भारत में की जानी चाहिए और उसी संख्या के उत्तरोत्तर उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। जो ली आयोग था, इसका गठन जो है 1924 में किया गया। भारत के राज्य सचिव को कुछ सेवाओं के लिए भर्ती जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्थानांतरित क्षेत्रों में भर्ती प्रांतीय सरकारों के द्वारा होनी चाहिए और 15 वर्षों के भीतर भारतीय सिविल सेवा और यूरोपीय भारतीयों की संख्याओं में 50-50 का अनुपात में समानता लाई जानी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया। साइमन आयोग को आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक समूह था। इसे 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1896 में जब भारत में ब्यूबोनिक प्लेग फैला तब भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए मार्च 1896 में एक प्लेग आयोग आयोजित किया था। ठीक है। और फ्लाउड आयोग जो है वो 1938 में भू राजस्व की समस्याओं को आकलन करने के लिए की गई थी और इसकी स्थापना बंगाल की सरकार ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के रक्षा अभ्यास और भागीदार देश की नोमैंटिक एलिफेंट रक्षा अभ्यास, मैत्री अभ्यास और पिच ब्लैंक अभ्यास जो है ये भारत ने किसके साथ इनका अभ्यास, सैन्य अभ्यास जो है इनके साथ भारत ने इनके साथ सैन्य अभ्यास किया है। तो किसमें कौन से देश जो हैं वो सुमेलित हैं? 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन।
1 और 2, मतलब पहला और दूसरा जो सही है। पिच ब्लैंक जो है यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच इसका अभ्यास किया जाता है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। और यह जो है प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, इसलिए तीसरा जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला रीजनरेटिव ब्रेकिंग शब्द किससे संबंधित है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है ब्रेकिंग के दौरान गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके वाहन की दक्षता बढ़ाने में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ऊर्जा संग्रहित करने के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग करने से, या पारंपरिक दहन इंजन वाहनों में ऊर्जा की खपत करने से। तो किससे संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके वाहन की दक्षता बढ़ाने में। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसी प्रणाली है जो पहिए की गतिज ऊर्जा को संग्रहित ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिससे उनकी दक्षता बढ़ती है। पारंपरिक ब्रेकिंग विधियां जैसे डिस्क और इंडक्शन ब्रेक गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करती हैं, जबकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में वाहन को चलाने वाला इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक लगने के दौरान जनरेटर के रूप में कार्य करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे वाहन की बैटरी में संग्रहित हो जाती है। और लाभकारी होने के बावजूद रीजनरेटिव ब्रेकिंग की सीमाएं हैं, जैसे कि वाहन को पूरी तरह से रोकने के लिए अकेले पर्याप्त नहीं है और कम गति पर ऊर्जा की पुनरावृत्ति कम होती है। ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के अन्य विधियों में फ्लाई व्हील, संपीड़ित वायु प्रणालियां भी इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि गदर पार्टी की स्थापना लंदन में भारतीय प्रवासियों के द्वारा की गई थी और गदर पार्टी के क्रांतिकारियों में मुख्यतः भूतपूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य को प्रकाशित करना था। तो कौन सा कथन जो इसमें सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2, 3? तो कौन सा जो है वो सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। 2 और 3 जो इसके कथन जो हैं वो सही है। गदर पार्टी की स्थापना से पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों में रामदास पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। 1911 में लाला हरदयाल अमेरिका के पहुंचने पर इन गतिविधियों में और तेजी आ गई। गदर पार्टी की से पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए क्रांतिकारियों ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह, सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई। लाला हरदयाल पंजाब के बौद्धिक उग्र क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया। रामचंद्र और बरकतुल्लाह ने इसमें सहयोग प्रदान किया। गदर पार्टी 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है, गलत है। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों में मुख्यतः पंजाब के भूतपूर्व सैनिक और किसान शामिल थे, जो बेहतर रोजगार की तलाश में अमेरिका और कनाडा के विभिन्न भागों में बस गए थे। अमेरिका और कनाडा के अनेक शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी प्रशांत के तट पर इनकी संख्या काफी अधिक थी, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्य विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना मुख्य रूप से था। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।